नमस्कार। कक्षा 10 हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत एवं अभिनंदन। आप लोगों को विदित है कि हमने अपनी पूर्व कक्षा में लघु कथा लेखन से संबंधित महत्वपूर्ण लेखन और अभिव्यक्ति के इस विषय के बारे में जानकारी प्राप्त की। लघु कथा क्या है, लघु कथा करते समय किन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है, लघु कथा के महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से हैं, लघु कथा के प्रमुख उद्देश्य क्या है जिसकी वजह से आपके पाठ्यक्रम में इस महत्वपूर्ण विषय को शामिल किया गया है, लघु कथा के संबंध में हमारे प्रश्न पत्र में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इन समस्त महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी हमने अपनी पूर्व कक्षा में प्राप्त कर ली है। आज आपके समक्ष इस समस्त विवरण के साथ मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण जो है वो व्यक्त करना चाहूंगी। इन उदाहरणों के माध्यम से हमें ये आभास हो जाएगा कि वास्तव में लघु कथा से संबंधित प्रश्न पत्र में प्रश्न किस प्रकार के आएंगे और हमें उनका उत्तर कैसे देना है। आप लोगों ने इस बात की भी जानकारी हासिल कर ली कि लघु कथा करते समय हमें 100 से 120 शब्दों का ही जो शब्द सीमा है उसका प्रयोग करना है। इस शब्द सीमा को लांघ करके इसको एक वृत्तांत का रूप देते हुए बड़ी और लंबी और विस्तृत कहानी का रूप नहीं देना है, क्योंकि इसका शीर्षक ही इस बात को अभिव्यक्त करता है कि आपके पाठ्यक्रम में लघु कथा लेखन को ही शामिल किया गया है। यानी कम से कम शब्दों में आप किस तरह से किसी कथानक को, किसी विषय वस्तु को, किसी प्रसंग को, किसी घटना को बहुत रोचक तरीके से और बहुत आकर्षक तरीके से पाठक की जिज्ञासा को शांत करते हुए प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए लघु कथा, सबसे पहले लघु कथा जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। लघु यानी संक्षिप्त रूप से, कथा यानी कहानी, और लेखन यानी लिखना। यानी गद्य की एक ऐसी विधा जो आकार में छोटी तो हो लेकिन कथा तत्व का समावेश हो, और इस कथा तत्व को बहुत ही प्रभावी और रोचक ढंग से प्रस्तुत करने का एक गुण इस कथाकार के अंदर भी होना आवश्यक है। हमने ये भी जाना कि कहानियां कितने प्रकार की होती हैं, जिनमें आती है लंबी कहानियां विस्तृत और कुछ आती है संक्षिप्त कहानियां लघु। लघु कहानियां जो है वो आधुनिक कहानियों का ही एक रूप है, जो संवाद के जरिए भी लिखी जाती है, प्रश्नात्मक शैली में लिखी जाती है, यथार्थवाद पर लिखी जाती है, आदर्श की अभिव्यक्ति करती है। अब बात आती है कहानी के महत्वपूर्ण तत्वों की, यानी अंग कौन से हैं कहानी के मुख्य हिस्से कौन से हैं। तो कहानी में सबसे पहली बात वो होती है जो है उसकी विषय वस्तु। उस विषय को संबंधित करते हुए उस विषय को विस्तृत करने के लिए वहां कहानी में पात्रों का होना भी आवश्यक है। ये पात्र अपनी इस विषय वस्तु को कब आगे बढ़ा पाते हैं, जब उनमें संवाद होता है, और संवादों के लिए वहां पर एक उपयुक्त भाषा और शैली की आवश्यकता होती है। जब आप उस संवाद को, उस भाषा शैली को पढ़ोगे तो हमें पता चलता है कि ये कहानी जो है किस संबंधित देश काल से परिचय करवा रही है, यानी वातावरण और माहौल का सृजन करती है, और अंत में कहानी जो है किसी न किसी उद्देश्य और मुख्य शिक्षा को लेकर के आगे बढ़ती है। कहानी करने के क्या गुण या फायदे हैं, यानी कथा लेखन जो है हमारे पाठ्यक्रम में क्यों शामिल किया गया। पहला, ये हमारी कल्पना शक्ति का विकास करता है। दूसरा, हमारे अंदर नई क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, सृजनात्मकता लाता है, नई विधाओं से हमारा परिचय कराता है, नए मूल्यों से, चरित्र का निर्माण करने से और अच्छी आदतों का विकास करने में ये हमारा सहयोग करता है। ये हमें सामाजिक धरातल से जोड़ता है, यानी साहित्य ही समाज का प्रतिबिंब है। ठीक है ना, ये समाज के अंदर जो कुछ घटना घटित होती दिखाई देती है वही हमारी कथा के रूप में अभिव्यक्त होती है। इसमें व्यक्ति अपने जीवन के अनुभवों, अपने विचारों, अपने भावों को भी साझा करता है। वो शब्द चित्रमय शैली का प्रयोग करना भी जानता है, जैसा कि आपने सुमित्रा नंदन पंत की कविता के अंदर पढ़ा है। शब्दों के माध्यम से जब पाठक के कल्पना पटल पर वो चित्र अपने आप साकार होने लगते हैं, एक ऐसी शैली का प्रयोग करना।
व्यक्ति के भीतर जो सुप्त भाव हैं, जो सोई हुई आकांक्षाएं हैं, उनको स्पष्ट करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए एक मंच मिल जाता है और भाषा का भी विकास होता है। हमें जो कहानी लिखनी होती है वो कथा वस्तु से संबंधित करके ही लिखनी चाहिए। पात्र जो है उनके संवाद भी सरल और स्वाभाविक होने चाहिए। भाषा जिसे मुहावरेदार, हास परिहास, व्यंग्य का पुट देकर के और प्रभावशाली बनाया जाना चाहिए, जिसमें लेखक या कहानीकार की कल्पनाशीलता और रचनात्मकता का भी विकास किया जाना चाहिए। कहानी के संबंध में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो प्रश्न पूछने के लिए वहां कहानी के संबंध में एक से अधिक मुद्दे दे करके, रूपरेखा या संकेतों के आधार पर, या कहानी का मुख्य शीर्षक दे करके, या कहानी की जो शिक्षा है, उद्देश्य है, उसको अभिव्यक्त करके। तो इन समस्त बातों के द्वारा, इन समस्त प्रयोगों के द्वारा, उदाहरणों के द्वारा यहाँ पर कहानी लेखन के संबंध में प्रश्न पूछा जा सकता है। हाँ जी तौशिक, सुप्रभात बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, सुप्रभात मैम। सुप्रभात बेटा। मैम मैं पूछना चाह रहा था कि मैम जरूरी है क्या कि किसी लघु कथा में संवाद ही हो, कोई नरेशन भी हो सकता है क्या? बिल्कुल नरेशन हो सकता है। आप उसको नरेट करते हुए बिल्कुल बढ़िया तरीके से, जैसे जिस तरह से आप अन्य कहानियां अपने पाठ्यक्रम के पढ़ते हो, तो कोई जरूरी थोड़ी है उसमें संवाद चल रही हो। जैसे हमने पढ़ी तंतारा वामीरो कथा, इसमें पूरा एक जो नरेटर है उसने पूरा वहां पे नरेशन दिया है। जिस तरह से समुद्र के किनारे वो बैठा था, थक हार कर श्रम से वो वहां पर ठंडी बयार का आनंद ले रहा था, तो पूरा वहां पे उसने विवरण दिया। साथ साथ में आगे उसने संवादात्मक शैली का प्रयोग किया। तो संवादात्मक अगर शैली वहां नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां हम चरित्रों को लेकर के कहानी के रूप में, विवरण के रूप में प्रस्तुत भी कर सकते हैं। ठीक है तौशिक, जैसा बड़े भाई यस साहब में मैम। है। बड़े भाई साहब में संवाद बहुत कम है, उसमें एक कहानी जो है यूं ही विवरण के रूप में, कथ्य के रूप में प्रस्तुत की गई है। ठीक है तौशिक। यस मैम। ये देखो, मैंने जो उदाहरण यहाँ पे प्रस्तुत किए हैं ये लगभग उसी के आधार पर है। मैंने कल आप लोगों को एक जो है रूपरेखा दी थी कि दो भाई घर में अकेले हैं, वहां किसी तरह से उनके पास एक फाइल बरामद होती है और उस फाइल में आतंकियों की जानकारी है। जैसे ही वो आतंकवादी जो घर में प्रविष्ट होते हैं, फाइल को ढूंढते हैं, अब कमरे में बंद वो आतंकवादी जो है गिरफ्तार करवा लिए जाते हैं और उन भाइयों को जो है पुरस्कृत किया जाता है। इन संकेत चिन्हों के आधार पर 100 से 120 शब्दों में लघु कथा लेखन कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, ये कहीं किसी से नकल करके नहीं लिखी गई है कहानी। इस कहानी को आप नया मोड़, नई रूपरेखा दे सकते हो, नया एक जो घटनाक्रम है उसको उसमें शामिल करके इसको और ज्यादा मनोरंजक और संदेह हास्पद बना करके और इसको और ज्यादा जो है जानकारी पूर्ण भी बनाया जा सकता है। जैसे मैंने लिखा, एक समय की बात है, दो भाई अरुण और मिलन ये घर पर अकेले थे। उनके पिता पुलिस विभाग में थे। वहां आसपास के क्षेत्र में कुछ आतंकवादियों ने उत्पात मचा रखा था। एक दिन वे दोनों भाई घर पर अकेले थे और वे टीवी में आतंकवादियों के द्वारा मचाए गए दंगे, डकैती आदि की खबरों को देख सुन रहे थे। तभी अचानक से जोर से धड़ाम गिरने की आवाज हुई। दोनों ने चारों तरफ देखा लेकिन कुछ भी नहीं दिखा, तो पुनः कमरे में टीवी के सामने आकर खड़े हो गए। तभी अचानक उनके पीछे से दो नकाबधारी मनुष्य उनके कमरे में प्रविष्ट हुए। दोनों भाई एक बार तो सहम गए, लेकिन डरे बिल्कुल नहीं। दोनों नकाबधारी आतंकवादी ही थे और उन बच्चों से किसी फाइल की मांग करने लगे। बड़े भाई अरुण ने हिम्मत जुटाकर कहा, चलिए मैं आपको फाइल जहां रखी है पता बता देता हूं, लेकिन वहां मेरा हाथ नहीं पहुंचता है, वहां उस फाइल को आप स्वयं ही ले पाएंगे। दूसरे कमरे में ऊंची अलमारी के पास उसको लेकर गया और दोनों आतंकी अलमारी के ऊपर से फाइल ढूंढने लगे। तभी बिना देरी किए उसने बाहर आकर के दरवाजा बंद कर दिया और तुरंत पुलिस को सूचना दी और आतंकवादियों को पकड़वा दिया। इस प्रकार उनकी सूझ और उनकी निडरता से वो आतंकवादियों को पुलिस की गिरफ्त में लाने में सफल रहे। तो यहाँ पर शीर्षक
जहां संकेत बिंदु दिए गए थे, संकेत बिंदु के आधार पर इस कहानी को पूर्ण विकास करते हुए, उसमें थोड़ी जिज्ञासा का पुट डालते हुए, उसमें कल्पनाशीलता का समावेश करते हुए, अपनी रचनाशीलता का प्रयोग करते हुए नव सृजन किया, एक नया निर्माण किया। और यहाँ पर हमने सीख दी कि किसी भी बालक की सूझ और निडरता से सफलता जरूर मिलती है। तो आइए बढ़ते हैं दूसरे उदाहरण की तरफ। यहाँ एक एग्जाम्पल और दिया गया है जिसमें संकेत बिंदु दिए हैं कि वहां एक क्षेत्र है, वहां बारिश का अभाव है, एक भेड़िया चारागाह में और भेड़ों का झुंड भी है, सारा पानी पी गए हैं, भेड़ें वहां से भाग गई हैं। और इन संकेत बिंदुओं के आधार पर आपको 100 से 120 शब्दों में कथा लेखन करना है। तो यहाँ पर अपनी सोच को अभिव्यक्त करते हुए हम बताते हैं कि एक समय में एक बहुत विस्तृत जंगल था, जहां वनस्पतियां, पेड़ पौधे, फूल उसकी शोभा बढ़ाते थे, जहां वन्य जीव अपना निवास बनाते थे। लेकिन एक वर्ष वहां बारिश नहीं आई, अकाल आ गया, जिसकी वजह से सारी हरियाली नष्ट हो गई और साथ ही जल के जितने भी स्रोत थे वो भी सूखने लगे। तो वहां एक भेड़िया रहता था जो कई दिनों तक शिकार न मिलने की वजह से बहुत दुर्बल हो चुका था। उसके मन में आहार प्राप्ति की एक इच्छा जागी। एक दिन एक चरवाहा जो गडरिया है, वो अपनी भेड़ों के झुंड के साथ वहां उन्हें घुमाने के लिए लाया। साथ ही कुछ दूरी पर उसने भेड़ों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था भी स्वयं की। जब भेड़ें पानी पी रही थी तभी उन पर भेड़िए की नजर गई और वह उनमें से किसी एक को खाकर भूख शांत करने के लिए बहुत ही विनम्र होकर बोला, आपका यहाँ स्वागत है। बारिश ना होने से मुझे भी बहुत चिंता हुई और प्यास से स्थिति बहुत बेहाल है, कृपया कोई पानी पिला दो। भेड़ों ने उसकी चाल को समझ लिया और गंभीरता को जानकर तुरंत वहां से भागने लगी। इस प्रकार भेड़ों की जान बच गई और धूर्त भेड़िया जो है वो भूखा ही रह गया। तो यहाँ पर भी हम एक शिक्षा, एक सीख दे सकते हैं कि अगर आपसी सूझ और एकता रखी जाए तो अपना बचाव संभव है। ये कहानियां तो इस उदाहरण को प्रस्तुत करती है कि आपके समक्ष कुछ संकेत बिंदु दिए जाएंगे और इन संकेत बिंदुओं को एक दूसरे से क्रमवार जोड़ते हुए आप कहानी को विकास की ओर ले जा सकते हैं। लेकिन ये तीसरा उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, एक उक्ति। अब ये उक्ति शीर्षक के तौर पे भी दी जा सकती है। कैसे? कि भाग्य नहीं कर्म फलते हैं, यानी लोगों की किस्मत नहीं बल्कि किए गए कर्म जो हैं वो ही उसके सुफल और कुफल के प्रदाता माने जाते हैं। इस उक्ति को साकार करते हुए 100 से 120 शब्दों में लघु कथा लेखन कीजिए। तो देखिए, यहाँ भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए बल्कि कर्म करने चाहिए। इसी शिक्षा को, इसी शीर्षक को अभिव्यक्त करने वाली एक कहानी। कहा गया कि जीवन में प्रत्येक प्राणी को भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए और कर्म को प्रधानता देनी चाहिए, क्योंकि कहावत भी है कि भाग्य भरोसे जो रहे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो और जग में होत हंसाए। यानी जो भाग्य पर निर्भर रहता है वे अंत में पछताता है, उसका काम भी बिगड़ता है और वो सभी के समक्ष हंसी का पात्र बन जाता है। इस बात को ये कहानी सार्थकता पूर्ण बयान करती है कि एक जंगल में एक पेड़ पर चिड़िया रहती थी। वो दैनंदिन अपने क्रियाकलाप करती थी। कुछ समय पश्चात उसने पेड़ पर अपना स्थायी आवास बनाया। उसी में उसने 2 अंडे दिए। वह अपने घोंसले तथा बच्चों का ध्यान रखती थी, समय पर बच्चों के लिए भोजन का प्रबंध करती थी। जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगे, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए चिड़िया उन्हें उड़ने का प्रशिक्षण भी देने लगी। बहुत प्रयास करने के बाद भी बच्चे जो है ढंग से उड़ना नहीं सीख पाए। एक बार बहुत भयंकर आंधी और तूफान आए, जिससे चारों तरफ अंधेरा छा गया और चिड़िया अपने घोंसले तक समय पर नहीं पहुंच पाई। एक बच्चे ने दूसरे बच्चे से कहा, चलो हम उड़कर कहीं दूसरे स्थान चलते हैं। दूसरे बच्चे ने कहा, नहीं, माँ आएगी और वही हमें बचाएगी। यदि हमारे भाग्य में मरना ही लिखा है तो मृत्यु ही सही। तो पहले बच्चे ने उसे बहुत समझाया, किंतु वह नहीं माना। पहला बच्चा अपने पंखों में ताकत भरकर पूर्ण उड़ान के साथ सुरक्षित स्थान पर आ गया और दूसरा भाग्य के भरोसे रहा और भाग्य के भरोसे रहकर उसी आंधी तूफान में अपनी जान गंवा बैठा।
अतः सही कहा गया है कि कर्म से ही सफलता मिलती है, जो भाग्य के भरोसे रहता है वो अपने जीवन में विफल हो जाता है। तो इस प्रकार इस कहावत को चरितार्थ करते हुए लघु कथा लेखन इस तरह से करना है, जिसका उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक और उदाहरण। यहाँ पर दिया गया है इस कहानी का मॉरल यानी सीख या शिक्षा कि बीता हुआ समय वापस नहीं आता। इसी चारित्रिक मूल्य को चरितार्थ करते हुए एक लघु कथा लेखन कीजिए। तो यहाँ पर हमने लिखा कि ये उक्ति वास्तव में सही है कि जो व्यवहारिक जीवन पर पूर्ण रूप से लागू भी होती है। क्यों? क्योंकि एक समय की बात है, वहां दो दोस्त रहा करते थे, खालिद और महेश। दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। सुख और दुख प्रत्येक क्षण को वो एक दूसरे से साझा करते थे। एक ही कक्षा में होने के कारण दोनों की पढ़ाई लिखाई में भी एक दूसरे से सहयोग मिलता था। लेकिन पढ़ने लिखने में खालिद कभी कभार असावधानी बरतता था। महेश उसे हमेशा समझाता था कि दोस्त, कोई निश्चित कार्य निर्धारित समय पर पूर्ण हो जाए तो अच्छा है, इसीलिए पाठ्यक्रम को याद करके उसका अभ्यास करना ही हमारे लिए उपयुक्त है, क्योंकि परीक्षाएं निकट है। खालिद पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह सारा समय खाकर, खेलकर, घूमकर, सोकर बिताने लगा। जैसे ही परीक्षा का समय नजदीक आया तो उसके द्वारा किसी भी विषय में अच्छा प्रयास नहीं किया गया। परिणामतः वह अनुत्तीर्ण हुआ। अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गया। और उसी का मित्र जो खालिद है वो बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुआ। अपने मित्र से एक दर्जा पीछे रहने के कारण वह उससे विलग हो गया और यह खालिद के लिए भी असहनीय था। लेकिन गलती भी यह किसकी थी? उसके मित्र महेश की ही थी कि उसने सही समय पर उसका सदुपयोग न करते हुए उसे व्यर्थ ही बिता दिया। इसीलिए सही कहा गया है कि बीता हुआ समय वापस नहीं आता। अब यहाँ पर आप पंक्तियां और भी दे सकते हो कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो यहाँ जो सीख या शिक्षा दी गई है उस आधार पर भी आप कहानी लेखन कर सकते हैं। अब उदाहरण है यहाँ 5वां। इस उदाहरण में दिया गया है कुछ संकेत बिंदु। संकेत बिंदु क्या है? संकेत बिंदु दिए गए हैं कि दोनों मित्रों में से एक का विदेशी संस्कृति के प्रति बहुत आकर्षण है और वह अपनी सभ्यता पर बहुत ग्लानि और क्षोभ प्रकट करता है, यानी दुखी होता है। विदेश घूमने का अवसर मिलता है, वहां अपमान तथा अमानवीयता का बोध होता है। और बताओ इस आधार पर एक कहानी। तो कहानी हमने क्या लिखी कि बचपन के दिनों के दो साथी जो अब युवा हो चुके थे, ये थे निहाल और निशंक। अब इनके मन में अटूट उत्साह और उच्च मनोवेग था। निशंक जो है आगे की पढ़ाई अपनी जन्म स्थली पर नहीं बल्कि विदेशों में जाकर करना चाहता था, क्योंकि वह विदेशी संस्कृति, रहन सहन, सभ्यता से बहुत आकर्षित था। उसे भारतीय संस्कृति, खान पान, रहन सहन पर शर्म आती थी और वह इन सभी को दकियानुसी भी मानता था। पिता से जिद करके उसने विदेशी कॉलेज में वहां दाखिला लिया और अपनी जन्मभूमि, अपने माता पिता, अपने मित्रों को छोड़कर वहां चला गया। पहले ही दिन विदेशी संस्कृति में पले हुए युवाओं ने उसके प्रति बहुत बुरा बर्ताव किया। रैगिंग के नाम पर उसका अपमान रोज होने लगा। निशंक उनका सामना करने की हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ा तो उन लोगों ने उसे खूब मारा पीटा, जिससे उसकी स्थिति गंभीर हो गई। पारिवारिक जनों तक ये सूचना पहुंची तो वे सभी वहां पहुंचकर पुलिस कार्यवाही की मांग करने लगे, लेकिन वहां उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। हार कर सभी अपने देश में आ गए। अब निशंक को वास्तविकता का ज्ञान हुआ कि जो दिखाई देता है सत्य या वास्तविकता उससे परे है। अतः बिना जाने, बिना परखे किसी के भी आकर्षण में नहीं पलना चाहिए। इसीलिए सही कहा गया है कि दूर के ढोल सुहावने। अतः अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को श्रेष्ठ मानते हुए वहां रह करके अपनी मातृभूमि और अपने माता पिता की सेवा को ही अपना परम धर्म और कर्तव्य मानना आवश्यक है।
तो इस प्रकार यह कथा लेखन लघु कथा हमने की और यहाँ दिया गया है एक मुद्दा। क्या है? यहाँ मुद्दा दिया गया गंगा और मैं। ठीक है, अब ये जीवन की अविस्मरणीय घटना पर आधारित है। मान लीजिए आप अपनी कहानी के अंदर किसी प्रमुख चरित्रों को लेकर के उस कहानी का विकास नहीं करना चाहते, बल्कि कहानी के तौर पर आप अपने अनुभवों को भी साझा करना चाहते हो, तो उन अनुभवों को साझा करने के लिए आपको एक शीर्षक दिया गया कि गंगा और मैं। इसके स्थान पर यह भी हो सकता है देश का प्रधानमंत्री यानी मैं। तो आप अपने विचार, अपने अनुभव, अपने भाव, अपनी सारी सोच कहानी के तौर पे बयान कर सकते हो। क्या किया? यहाँ बताया गया कि एक बार मुझे हरिद्वार जाने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं अपने पारिवारिक जनों के साथ हरिद्वार पहुंचा। वहां गंगा घाट पर उपस्थित होकर जब मैंने किलोली करती हुई नदी के प्रवाह को देखा, मैं अवाक रह गया। मुझे ये सत्यम शिवम सुंदरम की अनुभूति प्रदान करने लगा। जो कुछ है सब यही है, सत्य है, इससे परे कुछ भी नहीं। वास्तव में स्वर्ग की सी अनुभूति होने लगी। यह नदी पाप हारिणी मानी जाती है। इसके शीतल, निर्मल और धवल जल में स्नान करके अपने आप ही हमारे तन मन को पावनता मिलती है। संध्या के समय यहाँ घाट पर होने वाली गंगा आरती का दृश्य मन को लुभावने वाला लगता है। एक साथ अनेक दीपकों की लौ जब नीले जल में बहती हुई दिखाई देती है, मानो नक्षत्रों युक्त आसमान धरती पर उतर आया हो, ऐसा लगता है। मन तो यही था कि यहीं पर बैठकर इस दृश्य के सुख को पाता रहूं। जो कुछ है वह परिवर्तनशील और गतिमान है, और जो स्थिर है वह नश्वर है। यह पुण्य पवित्र भावों को धारण करके परहित कार्यों में संलग्न होने वाली नदी हमें यही सीख देती है। ये दृश्य मेरे लिए अविस्मरणीय रहेगा, और इसी दृश्य के जो आनंद है उस आनंद को मैं हमेशा अनुभव करके आनंद विभोर होता रहूंगा। तो इस प्रकार अपने अनुभवों को साझा करते हुए यहाँ पर आप छोटी सी एक लघु कथा के तौर पर अपने इस ब्यौरे को, विवरण को भी प्रस्तुत कर सकते हो। तो उम्मीद है बेटा आप लोगों को इन उदाहरणों द्वारा दी गई लघु कथा लेखन के विषय की जानकारी अच्छे से प्राप्त हुई है, और आप लोगों का अब काम यही है कि इस जानकारी को आप सिर्फ किताबी या कागजी ना रखें, इसे अपनी आदत का विषय भी बनाएं। कई बच्चों में आदत होती है कि उनके विचार, उनकी सोच बहुत अलग और विलक्षण होती है। अगर आपके अंदर भी ये गुण है तो आपको भी कुछ ऐसा करना चाहिए, और इस प्रयास को और अच्छा बनाने के लिए हमारे सीबीएसई के अंदर, इस पाठ्यक्रम के अंदर इस विषय को जोड़ा भी गया है, ताकि विद्यार्थी जो हैं वो अपने इस विचारों को एक अभिव्यक्ति का मंच बना सके और यहाँ अपने सुंदर सुंदर विचारों को अभिव्यक्त भी कर सके। तो उम्मीद है आप लोगों को लघु कथा लेखन के संबंध में ये समस्त जानकारी अच्छे से समझ आई होगी। अभी थोड़ी देर बाद ही मैं जैसे ही इस क्लास को एंड करूंगी, ये पूरा पीडीएफ आपके कक्षा 10 के ग्रुप में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। बैठ करके आप अपने इस लिखित कार्य को पूर्ण कीजिएगा और उदाहरण भी इसमें समाविष्ट कीजिएगा जो आपके खुद के प्रयास होंगे, और ये पता चलेगा कि नहीं बच्चों ने कुछ अलग करने की कोशिश की है। नकल नहीं, कुछ अलग विलक्षण अपने खुद के प्रयास से हमें करना है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आप सभी का कक्षा में शामिल होने के लिए। मिलते हैं कल की कक्षा में, और कल लेंगे हम रविंद्र केलेकर के द्वारा लिखे गए पाठ पतझड़ में टूटी पत्तियां। ठीक है, तो आज की कक्षा में इतना पर्याप्त है।